नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है अध्ययन पाठशाला एकेडमी पर। आज हम बात करेंगे मानव जनन, ये पार्ट 2 है। इसके पहले पार्ट 1 वीडियो हो चुका है। इस वीडियो के आगे बात करेंगे और इस वीडियो में जो चैप्टर आपका है जनन स्वास्थ्य रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यह चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। बात करते हैं सर, इसके उसी के आगे का पॉइंट है कि गर्भावस्था के चिकित्सा समापन EMTP की आवश्यकता क्यों पड़ती है। EMTP का फुल फॉर्म होता है कि मेडिकल प्रेगनेंसी ट्रांसमिनेशन, यह इसका फुल फॉर्म है। पहला पॉइंट है कि माँ के जीवन को खतरा होने की संभावना इसमें ज़्यादा होता है। पॉइंट नंबर 2, भ्रूण में गंभीरता व असामान्यता का पता चलने पर इसमें बीमारी की संभावना खतरा ज़्यादा रहता है, जैसे इसमें बलात्कार या अनैतिक यौन संबंधों का गर्भधारण के लिए भी भूमिका निर्वहन करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सामाजिक या आर्थिक दबाव में अवांछित गर्भधारण के लिए भी यह जिम्मेदार होता है, जो कि इसकी बहुत महत्वपूर्ण या आवश्यकता पड़ता है। नेक्स्ट बात करते हैं EMTP की प्रक्रिया। इसकी प्रक्रिया क्या होता है। पहला पॉइंट में होगा कि मेडिकल गर्भपात, यह जो प्रक्रिया होता है 7 से 9 सप्ताह के अंदर हार्मोनल दवाओं का गर्भ जो होता है वह समापन कर दिया जाता है। और दूसरा हो गया सर्जिकल गर्भपात। इसका काम होता है कि D&C मतलब होता है डायलेशन एंड द क्रूटेज या वाइकोम एस्पिरेशन द्वारा गर्भपात का समापन किया जाता है, जो कि एक सर्जिकल के द्वारा या ऑपरेशन क्रिया के द्वारा इसे पूर्ण किया जाता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर इसके लाभ क्या हैं। अगर आप इसके लाभ देखेंगे यह भी महत्वपूर्ण है, जैसे माँ के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। भ्रूण की गंभीर या असामान्यता को रोकने के लिए भी महत्वपूर्ण है। अपराधजन्य मामलों के मानसिक तनाव से बचाव के लिए जिम्मेदार होता है। इसके जो होता है EMTP के खतरे और सावधानियाँ क्या है। अगर इसके खतरे और सावधानियों की बात की जाए तो सबसे पहले बात करते हैं संक्रमण का खतरा। इसमें जो हमें देखने को मिलता है सबसे पहले संक्रमण का खतरा, दूसरा जो होता है गर्भाशय को नुकसान पहुंचाने का, तीसरा जो होता है भविष्य को गर्भधारण का प्रभाव। ये जो है इसका महत्वपूर्ण सावधानियाँ होती हैं, जो कि ये सावधानियाँ को खतरे और सावधानी से बचाव के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों एमनियोसेंटेसिस क्या होता है। एमनियोसेंटेसिस का प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एमनियोसेंटेसिस जो होता है एक चिकित्सीय प्रक्रिया है जिसमें गर्भवती महिला के गर्भाशय में एमनियोटिक द्रव का नमूना लिया जाता है। इस प्रक्रिया का एक मुख्य उद्देश्य भ्रूण को आनुवंशिक जानकारी प्राप्त करना और विकारों का पता लगाना होता है, जिससे कि क्या विकार है, क्या बीमारी डिजीज का पता लगाया जाता है, ताकि उसका उपचार आसानी तरीके से किया जा सके समयानुसार। इसी को बोलते हैं अमीनोसेंटेसिस की प्रक्रिया। आगे बात करते हैं दोस्तों इसकी प्रक्रिया क्या होती है। प्रक्रिया में सबसे पहला पॉइंट आ जाता है कि तैयारी जो इसमें होता है कि गर्भवती महिला के आरामदायक स्थिति में लौटाया जाता है। गर्भवती महिला को आरामदायक स्थिति में लौटाया जाता है। अगला पॉइंट है कि अल्ट्रासाउंड मार्गदर्शन। अल्ट्रासाउंड की मदद से भ्रूण और एमनियोटिक थैली की स्थिति का पता लगाया जाता है, जिसमें अल्ट्रासाउंड की मदद से भ्रूण की एमनियोटिक थैली जो उस स्थिति का पता लगाया जाता है। अगला पॉइंट आ गया कि सुई द्वारा नमूना संग्रह। सुई द्वारा नमूना संग्रह जो होता है एक पतली सुई के माध्यम से गर्भाशय में प्रवेश कर एमनियोटिक द्रव निकाला जाता है। इसमें जो होता है एक
पतली जो होता है सुई के माध्यम से इसमें गर्भाशय में प्रवेश एमनियोटिक द्रव को निकाला जाता है। द्रव का परीक्षण जो होता है वह किस प्रकार किया जाता है? जो द्रव का परीक्षण होता है वह द्रव के परीक्षण में भ्रूण की कोशिकाओं का अध्ययन के रूप में किया जाता है, जो कि यह भी महत्वपूर्ण है। आगे बात करते हैं एमनियोसेंटेसिस जो होता है इसका उपयोग कैसे किया जाता है? यह उपयोग में इसका महत्वपूर्ण भूमिका क्या होता है, किस प्रकार की? सबसे पहला पॉइंट है कि आनुवंशिक विकारों का पता लगाना। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है यह देखने को मिलता है कि जो आनुवंशिक विकार है आपके शरीर में उसको पता लगाने के लिए इसका हेल्प लिया जाता है, जैसे डाउन सिंड्रोम या टर्नर सिंड्रोम। फिर लैंगिक परीक्षण किया जाता है, सेक्सुअल भ्रूण के लिंग का निर्धारण के लिए, हालांकि भारत में अवैध है यह प्रक्रिया आपके भारत में अवैध है। जैसे अगर आप मेडिकल या कहीं भी इसका आप जांच या करवाते हैं तो आपको इसको गंभीर आरोप के माध्यम से पैसा जेल भी हो सकती है। इसमें जो है आपको गंभीर रोग देखने को मिलता है, जैसे थैलेसीमिया। पहला रोग जो है थैलेसीमिया या सिकल सेल जो कि एनीमिया जैसी बीमारी का पता लगाना। सबसे पहला पॉइंट है कि थैलेसीमिया जैसे सिकल सेल या एनीमिया जैसी बीमारी का पता लगाना होता है। अगला है कि फेफड़े के विकास का मूल्यांकन, समय से पहले जन्म के मामलों का पता लगाना है। ये भी एक गैर कानूनी काम है। अगर आप इसको पता सरकार के द्वारा इसे प्रतिबंध लगाया गया है, आप इसे पता नहीं लगा सकते हैं मेडिकल से। आगे हम बात करते हैं इनका खतरा कितना होता है। खतरे की बात करते हैं तो इसमें जो गर्भपात का खतरा होता है 0.5% से लेकर 1% तक होता है, देखने को मिलता है। और इसमें संक्रमण का खतरा होता है। भ्रूण को चोट लगने की संभावना अधिक होती है और एमनियोटिक द्रव का रिसाव जो होता है यह देखने को मिलता है। इसमें कानूनी और नैतिक पहलू जो भी है ये भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जो कि इसमें कानूनी और नैतिक पहलू भी शामिल है। सबसे पहला पॉइंट बात करते हैं कि भारत में जो कि भ्रूण के लिंग निर्धारण के लिए एमनियोसेंटेसिस अवैध है। जो एमनियोसेंटेसिस की प्रक्रिया है भारत में आप इसकी जांच नहीं करवा नहीं सकते हैं। अगला पॉइंट में है कि यह प्रक्रिया जो होता है केवल चिकित्सकीय कारणों से की जानी चाहिए। यह प्रक्रिया जो है केवल चिकित्सकीय कारणों से की जानी चाहिए, इसे लीगल तरीके से अनलीगल तरीके से नहीं किया जाना चाहिए, जो कि हमारे भारत में इसे बैन कर दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या है और यह रोग कैसे फैलता है? बात करते हैं कि यौन संचारित रोग वे संक्रमण हैं जो मुख्य रूप से असुरक्षित यौन संपर्क के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं ना। ये वे संक्रमण रोग हैं जो मुख्य रूप से असुरक्षित यौन संपर्क के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। इन्हें यौन संचारित संक्रमण या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या STIs भी कहा जाता है। शॉर्ट फॉर्म से STIs के नाम से जान सकते हैं, याद रख सकते हैं। आगे बात करते हैं प्रमुख यौन संचारित रोग क्या है, इसकी प्रमुख डिजीज क्या है। नंबर 1 में बात करते हैं गोनेरिया। गोनेरिया यह कारण क्या है, किस कारण से होता है? यह जो होता है नेसेरिया या तो गोनेरिया बैक्टीरिया की वजह से होता है, देखने को मिलता है। इसके लक्षण में आपको मिलेगा पेशाब के दौरान आपको जलन देखने को मिलेगा, उसके बाद जननांगों में असामान्य या स्राव प्रक्रिया देखने को मिलेगा। दूसरा रोग है सिफिलिस रोग। इसमें आपका जो कारण है यह आपको देखने को मिले ट्रैपोनीमिया पोलिडियम। इसका कारण है कि ट्रोपोनीमिया और पोलिडियम बैक्टीरिया। और इसमें जो लक्षण है आपको घाव, त्वचा और चकत्ते बुखार या देखने को मिलेंगे। यह लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 3। तीसरा पॉइंट है क्लाइमाइडिया। क्लेमाइडिया जो होता है यह किस कारण से होता है, तो यह क्लेमाइडिया बैक्टीरिया की वजह से यह भी होता है। इसका लक्षण जो होता है जननांगों में दर्द, पेशाब के समय जलन की समस्या देखने को मिलती है। अगला पॉइंट है
एड्स। एक्वायर्ड एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। इसका जो कारण है HIV या वायरस के द्वारा होता है और इसके जो लक्षण होता है इम्यून सिस्टम में कमजोरी, बार बार संक्रमण का खतरा। अगर यह संकेत आपको लक्षण मिलेंगे तो यह आपको देखने को मिल सकता है। तो आगे बात करते हैं। अगला है नंबर 5। इस प्रक्रिया में आपको देखने को मिलेगा जेनिटल हर्पीज। जेनिटल हर्पीज क्या होता है? इसका जो कारण होता है हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस, जिसे HSV शॉर्ट फॉर्म में, जिसे हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस, यह इस कारण से होता है। और इसका जो लक्षण होता है जननांगों के छाले और खुजली की वजह से देखने को मिलेंगे। और अगला पॉइंट है 6 नंबर जेनिटल वार्ड्स। जेनिटल वार्ड्स क्या है? इसका जो कारण होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो कि HPV शॉर्ट फुल फॉर्म के नाम से पे याद रख सकते हैं। अगला है इसके लक्षण जो होता है जननांगों में छोटे छोटे मस्से या फुंसे के रूप में आपको देखने को मिलेंगे। ये 6 प्रकार के जो होते हैं रोग आपको देखने को मिलते हैं। एक प्रकार का और है जिसे 7वां है हेपेटाइटिस। यह रोग जिसे बोलते हैं हेपेटाइटिस बी के नाम से भी इसे जाना जाता है। यह किस कारण से होता है? तो हेपेटाइटिस बी वायरस के नाम से होता है, HBV। इसके जो लक्षण होते हैं यकृत, लीवर को नुकसान या पीलिया देखने को आपको मिलेगा। इस प्रक्रिया में जो होगा यकृत या लीवर को नुकसान पहुंचाना और पीलिया जैसे बुखार की शिकायत होने पर आपको यह संक्रमण देखने को मिल सकता है। तो आगे बात करते हैं लक्षण क्या है। अगर हम लक्षण की बात करते हैं जननांगों में खुजली या जलन। पहला पॉइंट, जननांगों में खुजली या जलन देखने को मिलता है। असामान्य स्राव महिला और पुरुष दोनों में देखने को मिलेगा। घाव, छाले और मस्से देखने को मिलेंगे। पेशाब के दौरान दर्द होगा और जननांगों या गले में सूजन देखने को आपको मिलेगा। ये सब जो है सामान्य लक्षण के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं इनसे बचाव कैसे किया जाए। अगर इसे हम बचाव की प्रक्रिया करते हैं तो पहला पॉइंट है कि सुरक्षित यौन संबंध का उपयोग करें। अगला पॉइंट है कि सही जानकारी एवं शिक्षा को जागरूक। आप शिक्षा के माध्यम से इसे जागरूक किया जा सकते जो कि सरकार के द्वारा चलाया भी गया है अभियान। और अगला तीसरा पॉइंट है कि संक्रमण व्यक्ति से बचाव के संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संबंध से बचें। अगला है कि नियमित जांच करवाएं, समय समय पर STD की जांच करवाएं। पांचवा है टीकाकरण, हेपेटाइटिस बी और HPV के लिए वैक्सीन का उपयोग करें। यह जो है वैक्सीन यह एक बहुत महत्वपूर्ण है। आगे हम बात करते हैं इसका इलाज क्या है। इसका इलाज नंबर 1 है बैक्टीरियल STDs एंटीबायोटिक्स। क्या इसका जो इलाज है सबसे पहले बैक्टीरियल STDs एंटीबायोटिक्स, और इसमें जो वायरल होने वाला है STDs लक्षणों का प्रबंधन और एंटीवायरल दवाएं। अगला है कि सिफिलिस और गोनेरिया समय समय पर इलाज से पूर्व स्वस्थता का अभियान चलाया जाए। यह इलाज के लिए महत्वपूर्ण जो कि चिकित्सा के लिए जाना जाता है। आगे बात करते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स ART। सहायक जनन तकनीक में इसकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका है। जो सहायक जनन तकनीक होती है सबसे पहला पॉइंट इसमें बचपन का इलाज आधुनिक तकनीकों में किया जाता है जिन्हें सहायक प्रजनन तकनीकों ART कहा जाता है। इनका फुल फॉर्म ART है। ART के माध्यम से आप जान सकते हैं ART का फुल फॉर्म है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक। अब हम बात करते हैं इनके मुख्य तकनीकी होती है। इनमें जो मुख्य तकनीक होती है सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF। इसका फुल फॉर्म है, इस नाम से भी आपको प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इसका फुल फॉर्म है IVF। इसमें पहला पॉइंट है कि इस प्रक्रिया में जो होते हैं अंडे और शुक्राणु को शरीर से बाहर लैब में निषेचित किया जाता है
और फिर निषेचित भ्रूण एम्ब्रियो को महिला के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। यह पॉइंट नंबर 1। अगला हम बात करते हैं जाइगो इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। क्या अगला पॉइंट में है कि जाइगो इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, जिसे ZIFT के नाम से जाना जाता है, निषेचित जाइगो और को फैलोपियन ट्यूब में स्थापित किया जाता है। अगला पॉइंट है कि गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर GIFT। क्या गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर GIFT अंडे और शुक्राणु को महिला के फैलोपियन ट्यूब में से प्रवेश किया जाता है। अगला पॉइंट जो नंबर 4 पे आ गया इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI इसका फुल फॉर्म है। यही बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका काम होता है कि शुक्राणु को जो सीधे अंडे में इंजेक्ट किया जाता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से जो इसके उपचार होते हैं देखने को मिलते हैं। आगे हम बात करते हैं सर्वोगेसी। यह एक अगला है कि सर्वोगेसी जो इसकी तकनीकी हैं। सर्वोगेसी में क्या प्रक्रिया होती है कि जो भ्रूण होता है उसको एक अन्य महिला के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। फिर यह उन महिलाओं के लिए उपयोगी होता है जो गर्भधारण करने में असमर्थ होती हैं। यह प्रक्रिया जो होता है सर्वोगेसी के माध्यम से होता है। अगला आ गया IUI। IUI क्या है? इंट्राट्यूरेनियन इंस्ट्रूमिनेशन, इस नाम से इसे जाना जाता है। इसका फुल फॉर्म है। इसके अंतर्गत आता है कि शुक्राणु को धोकर और केंद्रित कर महिला के गर्भाशय में इंजेक्ट किया जाता है, जो कि यह एक अलग रूप से इसका उपचार की प्रक्रिया को निर्भर करता है। आगे हम बात करते हैं इसके लाभ क्या है। लाभ में पहला पॉइंट हो गया सबसे पहले कि बांझपन के कारण होने वाली मानसिक और सामाजिक समस्याओं का समाधान मिलेगा। फिर उन दंपतियों के लिए भी गर्भधारण की संभावना है जो कि सामान्य तरीके से संतान नहीं पा सकते हैं। आगे बात करते हैं सीमाएं और चुनौतियों में चुनौतियां क्या क्या देखने मिलती हैं, समस्याएं क्या क्या देखने को मिलती हैं। सबसे पहली समस्याएं जो इसमें चुनौतियां देखने को मिलेंगी, ये प्रक्रिया महंगी होती है। इसमें जो ये प्रक्रिया होती है बहुत महंगी होती हैं। कुछ मामलों में सफलता दर बहुत कम होता है। इसमें जो कुछ मामले होते हैं सफलता दर कम होता है। और इसमें नंबर 3 में कहा गया है कि शारीरिक और मानसिक तनाव इसमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि नैतिक और कानूनी मुद्दे विशेषकर सरोगेसी से संबंधित होता है, जो कि इम्पोर्टेंट है। आगे हम बात करते हैं ART तकनीक का उपयोग करते समय विशेषज्ञ डॉक्टर की सलाह और सही जानकारी लेना आवश्यक है। क्या इसमें कहा गया है कि ART तकनीक का उपयोग करते समय विशेषज्ञ डॉक्टर की सलाह और सही जानकारी लेना आवश्यक है। यह दंपति को संतान सुख प्रदान करने में सहायक हो सकती है। ART के माध्यम से। तो दोस्तों वीडियो यहीं पर समाप्त होता है और आपका चैप्टर जनरल स्वास्थ्य रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंप्लीट हो चुका है। अब इस चैप्टर से बनने वाले जो क्वेश्चन होंगे हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। और वीडियो कैसा लगा आप सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए वीडियो में।